नमस्कार। मैं पुष्कर अवस्थी प्रारब्ध के मंच पे आज जो है हमसे बातचीत करने के लिए बाबा रामदास जी हैं। और बहुत दिनों से एक विषय पे हम लोग आपस में बात करते थे कि तरह तरह के तथाकथित ब्लॉगर्स जो पहले पत्रकार भी रहे, बड़े नामी गिरामी रहे और अब जो है ब्लॉगिंग पे आ गए हैं, तो वो अपना जब चलाते हैं और जो ऐसा ऐसा नैरेटिव सामने फेंकते हैं कि वो हफ्ते भर के बाद जो है अपना दम तोड़ देता है। इसी की तरीके से जो है आजकल मार्केट में फैला हुआ है कि 9 मार्च को उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की बसपा और हैदराबाद के ओवैसी जी की पार्टी जो है वो जो है संभवतः इंडिया अलायंस में ज्वाइन करेगी और लड़ेगी। अब ये जो है इसके बारे में जितना राजनीतिक समझ मुझको है, इसका कुछ आर पार समझ में नहीं आ रहा, किसी तरह का है नहीं। लेकिन उसके बाद भी दिन रात मैं देख रहा हूं कि कुछ विशेष ब्लॉगर पत्रकार जो है इस पे बात कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं आइए चलते हैं बाबा रामदास जी से पूछते हैं कि जो बाजार में नैरेटिव चलाया जा रहा चल रहा है, इसके पीछे सत्यता कितनी है, क्या इसके पीछे कुछ लॉजिक है या राजनीतिक जो परिदृश्य सामने दिख रहा है उसमें कुछ उसका महत्व हो सकता है। इसीलिए जो है इसी प्रश्न पे जो है बाबा जी ये बताइए कि ये 2-3 दिन से ये बहुत तेज जो है बाजार में हलचल मची हुई है कि बहन मायावती जी और ओवैसी साहब दोनों जो है राहुल बाग को जो है कंधा देंगे और अलायंस, इंडिया अलायंस का हिस्से बन जाएंगे। जहां तक जमीनी हरकत है मैंने और पता करने की कोशिश, मुझे तो नहीं पता लगा, लेकिन पुराने कुछ पत्रकार हैं वो जो है लगातार बात कर रहे हैं और इस विश्वास से बात कर रहे हैं जैसे कि उनके पास कोई टाइमलाइन उनके पास हो। तो इसी पे मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास क्या खबर है, क्या इस तरह कोई संभावना आपको नजर आती है बाबा जी? दादा, ये जो यूट्यूब पे जो पत्रकारों की जो फौज, बेरोजगार पत्रकारों की फौज, आपको याद होगा जब अरुण शौरी की नौकरी चली गई थी, याद है वो दौर, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, आई एम अनएम्प्लॉयड नाउ, और फिर बोले कि आई एम नॉट ओनली अनएम्प्लॉयड, आई एम टोटली अनएम्प्लॉयेबल। सर, अनएम्प्लॉयड होना बहुत बुरी बात नहीं होती है, बेरोजगार होना। अनएम्प्लॉयेबल जब आदमी हो जाता है तो हो जाता है कि मैं बेरोजगार तो हूं पर कोई चाह के भी मुझको अब रोजगार नहीं दे सकता। तो सर, ये जितने सो कॉल्ड पत्रकार आपको आज यूट्यूब पे दिखाई दे रहे हैं, सर ये न सिर्फ बेरोजगार हैं, इनकी वो दशा हो गई है आज इंडस्ट्री में कि इनको चाह के भी कोई रख नहीं सकता अपने यहां। अगर कोई चाह भी जाए तो रख नहीं सकता, क्योंकि सर इनकी उपयोगिता इंडस्ट्री के लिए खत्म हो गई है और इंडस्ट्री की ये मजबूरी है। और हालांकि ये हालत इन्होंने अपनी खुद बनाई है। सर, वो एक मुस्लिम राज्यसभा के सदस्य थे, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, वो एक अखबार निकालते थे, तो वो कहते थे कि मैंने कभी कोई विज्ञापन नहीं लिया अपने अखबार में, और कहते थे कि मुझे अखबार छापने के 15 रुपए में, उन दिनों मेरा अखबार उर्दू का निकालते थे, नाम भूल गया मैं उनका, बड़ा अच्छा नाम था उनका। कहते मेरा उन दिनों, आज से करीब 15 साल पहले, कहते 15 रुपए की मेरी लागत आती थी उस अखबार को सचमुच अगर मुझे निकालना पड़े। और इंडस्ट्री जो है 15 रुपए का अखबार 5 रुपए में, 3 रुपए में बेचती है, जो कि असल में सही रूप से अगर ग्राहक इकट्ठा करके बेच दे तो रद्दी का दाम है। तो कहते हैं कि मुझे भी इंडस्ट्री ये कहती थी कि बेशक 15 रुपए लागत है, 5 रुपया तुम तो उसको 5 रुपया में बेचो,
बाकी 10 रुपया जो है विज्ञापन से, इंडस्ट्री से और सरकार से विज्ञापन लेकर निकालो। अब सर एक बात बताइए कि मैं सरकार हूं, आप अखबार निकाल रहे हैं और आपको मेरी आलोचना करनी है। आप एक काम करिए, मेरे दरवाजे पर खड़ा होके सुबह-सुबह 4 बजे पहले तो मुझे गरियाना शुरू कीजिए और बहुत कायदे से गरियाइए, ठीक? उसके बाद 11 बजे बेल बजाइए, बोला, "ए बाबा रामदास, लो लाख रुपया दो।" तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? जो-जो गाली आपने मुझे दिया है, उसको पहले मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा और आपको गरियाऊंगा, बल्कि मतलब सॉरी फॉर माय वर्ड्स, आपको मीन्स जो भी होगा सामने, और हाँ हाँ, जूता बिल्कुल बिल्कुल। जूता निकालूंगा और फिर 4 गाली दूंगा कि साले भाग जाओ, नहीं तो इतना जूता मारूंगा साले गंजे हो जाओगे। साले सुबह 4 बजे गरियाते हो और 11 बजे साले पैसा मांगने आ जाते हो। सर एक बात बताइए, कोई अखबार सरकारी विज्ञापन के बिना चल सकता है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और सर वो जो 3-3 4-4 पेज के विज्ञापन जब छपते हैं, सरकारी विज्ञापन जो टेंडर फेंडर हाई हाउ गजेट, तो सर मैंने देखा है इन अखबार वालों को सरकारी सूचना विभाग से मिलता है वो विज्ञापन, कहां से मिलता हाँ, है? सर सूचना सूचना विभाग से। विभाग में अखबार वालों को मैंने गिड़गिड़ाते देखा है, और सिर्फ गिड़गिड़ाते नहीं सर, रिश्वत, और रिश्वत भी कौन सी? साले मतलब अमर सिंह से भी बदतर काम करते देखा है मैंने अखबार के बड़े। और अखबारों की अगर आपको सही स्टोरी सुननी है ना, तो इस वार्ता में असल में तो दयानंद पांडे सर को बिठाना चाहिए। इसमें कोई बात शक नहीं। तो सर एक बात बताइए, ये सब जितनी जमात है, ये सरकार को गरियाने वाली जमात है। अब मोदी योगी के युग में आप सरकार को गरियाएंगे भी और सरकार से आपका मालिक विज्ञापन भी ले लेगा। तो सर मालिकों ने कहा कि अरे भैया सरकार के बिना नहीं सरवाइव कर पाएंगे, तो सर ये सब टोटली बेरोजगार हैं। तो अब सर यूट्यूब की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अच्छा एक बात बताऊं सर, हाँ आप इनके घर में झांक के देखिए, ये सब पक्का, ये सब अपना जो पूजा घर है उसमें यूट्यूब का लोगो स्थापित किए होंगे भगवान जी के बगल में, और रोज सुबह 4 बार जो है ऐसे माथा टेकते होंगे कि हे यूट्यूब तुम हो, इस तो हम लोग का घर चल जा रहा है। नहीं तो ये पुण्य प्रसून वाजपेयी अकुल जितना है, आशुतोष फाशुतोष जितना है, सब सर भूखे मर गए होते हैं सब। आप बताइए ना, कहां से इनका घर चलता? ये तो बात सत्य है। तो सर बात ये, अच्छा अब इनको सर यूट्यूब चैनल चलाना है। आप कल्पना कीजिए कि सर इंडी अलायंस का ये शगुफा आज से 6 महीना पहले नहीं आया होता, न, तो इस चुनाव में चर्चा करने के लिए है क्या? अच्छा हम आप जब ये यूट्यूब चला रहे हैं आजकल, तो हम लोग के सामने सुबह सुबह एक समस्या रहती है कि नहीं, हाँ यही बिल्कुल। आज आज क्या है भाई मार्केट में, किस पे चर्चा की जाए? मैं तो चलो बहुत ढीठ आदमी हूं, तो मैं तो साहित्य, सिनेमा, बतकुच्चन, मतलब कुछ भी बतिया लेता हूं अपने दर्शकों के साथ। कुछ नहीं मिलेगा तो चाठो गेस्ट ही बैठा के पकड़ बात लाए। कर है, पकड़ के है। मैं अच्छा मुझे कोई भी नहीं मिले बाइक, और मैं तो सड़क पे चला जाऊं, तो रिक्शा विक्शा चला रहा है ना, है चलो 100 रुपया देंगे, चलो हमसे बतियाओ। हमको तो किस्सा गोई करनी है। सर इन सब के साथ प्रॉब्लम है कि एक आखिर, अच्छा सर जो कंटेंट है वो इतना ग्रिपिंग भी तो होना चाहिए कि दर्शक तुम्हारा 1 घंटे का प्रोग्राम देखे। और सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी भसड़ इस वक्त यूट्यूब पे हो गई है कि प्रोग्राम साला 1 घंटे का करना है। अब वो जमाने हाँ, गए जब 6 मिनट 8 मिनट का यूट्यूब कंटेंट होता था। अब 1 घंटे का इनको पॉडकास्ट करना है, तो क्या बतियाएंगे? तो सर शुक्र मनाइए कि इंडी अलायंस बन गया, तो कम से कम पिछले 6 महीने से बतियाने के लिए एक टॉपिक मिल गया है। अब इंडी अलायंस बन गया, ओहो 15 दिन की आप बमचक मची। फिर आए भैया दूसरे मीटिंग में तो होबे नहीं किया, कमलनाथवा जो है रैली होने ही नहीं दिया,
है, फलनवा छोड़ गया, फलनवा आ गया, फलनवा लेट गया, फलनवा कपार पे चढ़ गया, इंडिया अलायंस हाई हो गया, यही सब तो चल रहा है। तो उसमें एक नया शिगुफा छोड़ दिए, क्या अब इंडिया अलायंस में, पहले इंडिया अलायंस नहीं बनेगा, अखिलेशवा की बात नहीं चल रही है राहुल से, अरे हो गई, अरे 11 सीट दिया, अरे नहीं अब 17 दे दिया। तब पिछले 6 महीने हियही सब चल रहा है। अब तो हो गया 17 सीट पे अलायंस, अब क्या बतियाएगा। अब आशुतोष को आज सत्यहिंदी.com पर एक 1.25 घंटे का एक डिस्कशन करना है, जिसमें 5 ठो बेरोजगार पत्रकार वहां बैठ के जो रहा है कि यार अभी तक लिंक नहीं आया, अस्तोषवा अभी तक लिंक नहीं भेजा, आज कैसे पान पत्ता शर्ट, शाम को 7 PM भी तो चाहिए होता है। तो ये सब सवेरे ही जो होने लगता है कि हे लिंक भेजो यार, जल्दी लिंक भेजो, ये सब भी डिसाइड करता होगा क्या बतियाया जाए, टॉपिक क्या होगा। तो बोले एक काम करते हैं, चलो आज बहन जी को और ओवैसी को जो है इंडियन अलायंस ज्वाइन करा देते हैं। तो सर ये विशुद्ध बकलोली बकचोदी लंतरानी है। पर अच्छा, पर पर एक चीज तो बाबा जी मानेंगे आप हाँ कि ये लोग जो है अपना टाइटल ऐसा रखते हैं और ऐसी हाँ न्यूज ब्रेक करते हैं कि जो है ना चाहते हुए भी एक बार साला जो है वहां पर कि कोई नया चीज लेकर आए हैं। लेकिन मैं पूरी बात में देखा तो उसके कहीं इतना सर है ना पैर है, ना कोई ऐसी संभावना दिखाई दे रही है इनको, और ना ही कोई इनके पास ऐसा सूत्र है कि जिसने उनको बताया हो कि ऐसा कुछ हो रहा है कि बार सिर्फ सिर्फ एक जो है, या कह सकते हैं कि ये उनकी इंटरनल खुद की विश है, इंटरनल विश है उनकी कि ऐसा हो जाए। लेकिन वो ऐसा हो जाए ये तभी हुआ है कि जब राहुल बाबा की उत्तर प्रदेश से ठंडी ठंडी यात्रा निकल गई और पूरा सन्नाटा रहा, मध्य प्रदेश गए वहां भी सन्नाटा रहा। तो अब जाकर और इधर बंगाल में जो कांड हुआ उससे जो एक तो खलबली मची है। शुरू में तो ये सारे लोग जितने जो जो इस परिकल्पना को मूर्त रूप दे रहे हैं कि मायावती जी और ओवैसी जो है इंडिया गठबंधन के पार्ट बन रहे हैं, पहले तो उसी पे ही कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। अब मैं देख रहा हूँ कि ये या तो ये डायवर्जन किया गया है दिमाग हटाने के लिए, बंगाल में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो है फंसाया है इनको, या उसको दबाव में लाई ममता को, और ममता जी के को अपने चहेते शाहजहां को जो है सीबीआई को देना पड़ा। तो उस पे जो जो प्रतिक्रिया आ रही है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये नया कहानी गढ़ी गई है। लेकिन आपको तो राजनीति में जबरदस्त बाबा जी विशेष उत्तर प्रदेश और कर है, ज्ञान है, सब आप सूचनाएं भी लेते रहते हैं, पता भी रहता है। आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है? मायावती जी और ओवैसी को खड़ा करके जो है 70 mm की पिक्चर बनाने की कोशिश ये तथाकथित लोग कर रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है? मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ है भी, कोई कारण है भी, मान लिया जाए, तो उसके पीछे क्या आप ठोस चीज क्या देखते हैं कि जो जिससे ये कुछ संभावनाएं भी सामने आती है ऐसी कि नहीं? सर एक बात बताऊं, अभी जो वर्तमान इंडी अलायंस है, वर्तमान जयंत चले आए बीजेपी के हाँ। साथ, सर पियरका चच्चा भी चले आए, सुभाषपा वाले ओम प्रकाश राजभर, हाउ जॉन पल्लवी पटेल है उसके पास कुछ था ही नहीं बिचारी के पास। तो सर अखिलेश जी और कांग्रेस, इनका बड़ा मजबूरी का गठबंधन है। कांग्रेस ये जानती है कि अगर अखिलेश हमको 10, 12, 15, 16, 17 सीट अगर दे देगा तो भी हम क्या उखाड़ लेंगे, ये कांग्रेस को पता है। सर उन सीटों पर जो जिन 17 सीटों पर ये लड़ रहे हैं कांग्रेस वाले, उस पे सपा का वोट ट्रांसफर होगा, मुझे पूरी शंका है। सपा अच्छा एक बात आपको बताऊं, अगर ये अलग लड़ता और उन 17 सीटों पर सपा लड़ती,
इससे सर बीजेपी को नुकसान होता। जिन 17 सीटों पर सपा नहीं है वहां पर अब एक सपाई कार्यकर्ता नाम का जिन्न है, जिन्न, जिसको जिन्न बोलते हैं। उन 17 सीटों पर उस जिन्न से आपने काम ही छीन लिया। अब वो क्या करेगा आप बताइए ना। आप उन 17 सीटों पे सपा के कार्यकर्ताओं को, या वह नेता जो पिछले 20 साल से सपा की राजनीति कर रहा है, या ऐसे हाथ खींच के सिंटू यादव, भंटू यादव का फोटो और बड़ा बड़ा बैनर पिछले 20 साल से सड़क पे चमकाता आया है, सीट चली गई जो है कांग्रेस को। अब वो बेचारा क्या करेगा? और सपा का वो वोट बैंक कांग्रेस को शिफ्ट हो जाएगा, आपको लगता है? मेरे ख्याल मुस्लिम के अलावा तो शिफ्ट मुश्किल लग रहा है मुझको। मुस्लिम के अलावा कोई शिफ्ट नहीं होगा। हाँ। तो सर अच्छा, जिन सीटों पे, एक मिनट, जिन सीटों पर जो सीटें दी गई है ना कांग्रेस को, उसमें 2-3 के अलावा मुस्लिम बहुल है ही नहीं। हाँ, ये बड़ा आश्चर्य मुझको इस बात का भी है इस गठबंधन पे कि किस तरीके से कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं है कि जहां पर वो जो 20-22% हो, जहां डेंट मार सकता हो, जहां पे एज ए कलेक्टिव वोट बैंक चुनाव के परिणामों पे असर डाल सकता हो। ऐसा तो मुझे नहीं देखने को मिला। सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 सीट मिलनी चाहिए थी भाई। पिछली बार जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो बहन जी ने अपनी शर्तों पे किया, और अखिलेश जो है चटाई और ऑलिव ऑयल लेके लेट गए, और फिर जाके गठबंधन किए थे बहन जी के साथ। और बहन जी ने पूरी 37 लिस्ट दे दी थी कि ये मैं लड़ूंगी, अगर मंजूर है तो गठबंधन करो, नहीं तो मत करो। इनका है ठीक है बुआ जी, आप जो कहेंगी वो मंजूर है। तो मुस्लिम बहुल सारी सीट बहन जी लड़ी थी और 10 ले गई। ले गई है, आप बताइए ना। तो या तो उसी तरीके से गठबंधन ये भी करते, ये 15 मुस्लिम क्यों? क्योंकि मुस्लिम मतदाता तुमसे नाराज है, मुस्लिम मतदाता मेरे साथ आना चाहता है, इसलिए मुझे ये 15 सीट दो। सर आपको लगता है कि आज कांग्रेस इतने ताव से अखिलेश से बतिया लेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जितने ताव से बहन जी बतियाती हैं। मैं आपको और बताऊं, पिछली बार का बड़ा मजेदार किस्सा, गाजियाबाद सीट से एक पट्टा जो है करीब पता नहीं शायद 12 या 14-16 करोड़ रुपया दे के अखिलेश से टिकट ले आया। तो बड़ा खुश हुआ। तो बहन जी का आदमी आया, उसके पास सीट सपा में थी, तो बहन जी का आदमी आएगा, बहन जी बुलाई हैं, बात करो। तो उसने बोला ठीक। बोला अभी तक तुम्हारा पैसा नहीं आया हमारे पास। तो बोला पैसा तो हम जमा करा दिए अखिलेश जी के यहाँ। बोले साले यार, कौन तुमको नेता बनाया बे? अखिलेश के यहाँ से खाली टिकट मिला है तुमको, वोट हम देंगे, तो वोट का पैसा जमा कराओ 20 करोड़ रुपया। तो सर वो गाजियाबाद में बैठ के रो रहा था। मुझे समाजवादी पार्टी के एक बड़े खास कार्यकर्ता ने बताया, बोला भैया 16 करोड़ वहां से टिकट लेके आए हैं, 20 करोड़ यहाँ देना पड़ गया। नहीं तो बहन जी बोली साले एक वोट नहीं मिलेगा। सर आजमगढ़ की बात सुनिए, आजमगढ़ में तो हम आप साथ थे। लोग ऐसा बताते हैं कि कुछ 100 करोड़ रुपया बहन जी को दिए हैं अखिलेश जी, तब इतना वोट पाए थे बसपा का। जी हां, मुफ्त में। बहन जी आपको लगता है कि बहन जी मुफ्त में आपको अपना वोट दे देंगी? वाह बेटा, चालाक हो। तो सर आप जो कह रहे हैं बाबा जी, और जो मायावती का जो राजनीतिक चरित्र रहा, जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की है, और वो हमेशा
जब भी गठबंधन हुआ है किसी तरीका भी, तो मायावती हमेशा ड्राइविंग फोर्स रही है, वो हाँ, स्टेयरिंग अपने हाथी में रखा है। इसीलिए हाँ, मुझको बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इस तरह जो बात हो रही है। मैं तो नहीं समझता कि जब जब तक सोनिया गांधी या राहुल स्वयं मायावती के घर ना जाएंगे, बिचौलियों के बीच तो गठबंधन होता नहीं है। मायावती जी क्या, खुद ही जाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं जाते हैं तब तक मुझे तो नहीं दिखता कि कुछ हवा हवाई वाले को फायर हो जाए, इस तरह की कोई बात। क्योंकि मायावती अपने वोट की एक एक वोट की कीमत बिना वसूले तो सवाल ही पैदा नहीं। ये सर, मायावती अपने एक एक वोट की कीमत वसूलती है। अच्छा, लोग कहते थे ना कि "ओए, अब मायावती का इतना नहीं बचा है और अब तो सिर्फ, पहले 80 टिकट बेचती थी बहन जी, अब तो सिर्फ 35 मिलता है। अरे वो 80 का 80 आज भी बेचती है। पहले 35 टिकट बेचती है, उसके बाद बाकी जो बची हुई कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसका वोट बेचती है, और वोट टिकट से महंगा बिकता है सर। हाँ, मानता हूँ। वोट जो है वो टिकट से महंगा बिकता है। हाँ, निश्चित रूप से। तो सर, अब बात यह है कि अखिलेश जी क्या सोचकर बहन जी से चुनावी गठबंधन करेंगे। पर पर मैं मान लेता हूं, लेट अस डिस्कस अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाँ, कि हम ये बिल्कुल। मान लेते हैं कि सपा, बसपा, अब ओवैसी जी। और क्या नाम, कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस, चारों मिलके चुनाव लड़ जाएं, तब क्या उखाड़ लेंगे। सर अब मुझसे सुनिए, सब इन सपा के बाद बसपा के बराबर की पॉलिटिकल फोर्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत थे। आरएलडी। जयंत, हाँ। जयंत थे। बिल्कुल, हाँ, निश्चित और रूप से। बीजेपी बहुत अच्छी पोजीशन में थी, इसके बावजूद उसने जयंत को अपने में लिया। मिलाया, और आज की तारीख में जयंत को मिलाने के बाद बीजेपी पूरा का पूरा पश्चिम में सिर्फ एक सीट पे मुझे लड़ाई दिख रही है, वो संभल। बर्क वाली सीट पे, संभल। संभल वाली। हाँ, सिर्फ एक संभल सीट पे लड़ाई है, अदरवाइज बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। अच्छा, अब आगे सुनिए, अब हम मान लेते हैं कि सपा और बसपा दोनों मिल जाए, साथ में कांग्रेस भी मिल जाए, तो सर इनका, इन तीनों का एक वोट तो कॉमन है, मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट, हाँ। वो तो जाना ही जाना है, हम्म, मान लेते हैं हम। ठीक है। अब मान लीजिए जहां सपा नहीं है, हम्म, तो वह या तो बसपा लड़ेगी। आज बसपा 35 सीट तो कम से कम देंगे ना बसपा को आप। तो फिर वही बात आ जाएगी कि वहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में फिर बसपा पिछली बार के तरीके से जो है पिछली बार सपा को अगर गिराएगी। बहन जी अगर आएंगी तो वो 15 सीट मुस्लिम बहुल मांगेंगी। अच्छा, 17 सीट कांग्रेस को देने के बाद अखिलेश के पास बचा क्या है बांटने के लिए। 17 अरे भाई, उनके पास है। 17 3 20, वैसे ज्यादा, 25 तो वो ऑलरेडी बांट चुके हैं, हाँ। तो बची कितनी, 55। हाँ, 55। 55 में से बहन जी को क्या देंगे। आपको लगता है बहन जी 26 27 सीट पर लोकसभा चुनाव न लड़ने के लिए आएंगी। न न। वो 35 40 तो मांगेगी। हाँ, उस मांगेगी। 40 में से भी, उस 40 में से भी कम से कम 15 मुस्लिम बहुल मांगेंगी। हाँ, निश्चित रूप से। निश्चित कहां रूप से से। देंगे, कहां से देंगे अखिलेश भैया, कहां से देंगे। अरे ओवैसी भी तो लेगा। ओवैसी भी कम से कम 2-3 तो सीट लेगा कि नहीं लेगा। हाँ, कम से कम 2 3 सीट तो वैसे भी लेगा। तो वो भी वहीं का लेगा, और कहाँ का लेगा। आज आजमगढ़ का दावा जमाएगा। बिल्कुल। आपका पश्चिमांचल में दावा बनाएगा, और कहाँ बनाएगा। हाँ, हाँ। तो तो इसके सर मतलब। बात है ना कि कागज पे गठबंधन कर लेना या सत्यहिंदी.com के स्टूडियो में गठबंधन कर लेना बहुत आसान है। सर ग्राउंड पे गठबंधन कीजिए ना आके, तब गठबंधन की पोल खुलती है। और एक चीज, जिस सीट पे सपा का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, उस सीट पे सपा का वो हिंदू वोटर जो है, वो क्यों देगा इस गठबंधन को वोट।
सर आज एक बात बता दूं आपको, सपा का हिंदू वोटर पहले ही बहुत डमाडोल है कि हम क्या कर रहे हैं इस पार्टी में, हमको इस पार्टी ने क्या दे देना है, इस पार्टी का कोई भविष्य है या नहीं है, सत्ता में इनको आना नहीं है, न राज्य में न केंद्र में, तो हम यहाँ क्यों? सर डूबते हुए जहाज पे कोई कितनी देर सवारी करेगा? इसके साथ एक चीज और भी है बाबा जी, कि जो मायावती का जो खुद का वोट बैंक है, ये पूर्व में भी देखा गया है, सपा को नाम के पे जो है ट्रांसफर नहीं होता है। यदि सपा जहां खड़ी है तो अब बसपा का जो है उस लेवल पे वोट ट्रांसफर सपा को नहीं होता है। ये भी एक दिक्कत है। बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता है। तो वही मेरे समझ में नहीं आता कि ये जो महान महान पत्रकार, बेरोजगार बेरोजगार पत्रकार जो अपनी शेख चिल्ली की कहानियां सुना रहे हैं और एक हवाई किला बना रहे हैं, उसका धरातल पे, राजनीतिक धरातल पे तो कोई किसी तरह का मुझे नींव रखते हुए दिखती नहीं। सिर्फ आपकी बात में स्वीकार समझ में आती है कि इन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, बिजी रखना है, तो जो है उनका सारा मेहनत इसी बात पे है कि नए नए शगुफे छोड़ना और उसको जो है इस तरह परोसना कि शायद लह जाए, शायद लह जाए, शायद लह जाए। इसके अलावा तो मुझे समझ में नहीं आता कुछ। अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि पूर्वांचल में यादव वोट का क्या, इधर पिछले 1 महीने से क्या उनका रवैया है, क्या है, वो क्या सोच रहा है? क्या वो अभी भी पूरी तरह मुस्तैदी से अखिलेश के नहीं, साथ खड़ा है? नहीं, नहीं, नहीं खड़ा, पूरी तरीके से नहीं खड़ा। मुझको इस बार तो पूरी तरह संभावना ये है कि इस बार अखिलेश अपने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जहां डरे हुए हैं, उनको डरना चाहिए अपने कोर वोटर जो उनका है, यादव वोट। इस बार यादव वोट जो है टूटेगा, 100% टूटेगा। इस बार जो है बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि अखिलेश के लिए भी शॉकिंग न्यूज आएगी। बैलेट बॉक्स खुलेंगे, जिस तरीके के वो अपना हिसाब गणित लगा रहे हैं पूर्वांचल में, अखिलेश यादव का वोटर जो है अखिलेश यादव के साथ वैसा नहीं है जैसे पूर्व में दिखता रहा। इस बार मुझको संभावना नहीं लगती। मैं समझता हूँ गिरी से गिरी हालात में 20 से लेके 22% का वोट जो है इनका इस बार खर्चा है। विशेषतः नवयुवा जो इनका जो है, नवयुवक जो है इनका जो वोटर है, वहां पर जो है इनको ब्रीच बहुत तगड़ा लगेगा। जो ठीक है, जो पुश्तैनी वोटर उनके है वो तो ठीक समझ में आता है, लेकिन उन्हीं उसी परिवार का जो नया वोटर, वो निश्चित रूप से जो है उसकी अप्रिसिएशन, उसकी एस्पिरेशन दूसरी है, वो अलग सोच पे है। और वो बिल्कुल जो है बदले हुए माहौल में, बदले हुए समय में उनके लिए रोल मॉडल कुछ दूसरा ही है। अखिलेश यादव तो कम से कम नहीं। और जिस तरीके से जो आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि जिन जिन जगह को जो है कांग्रेस को उन्होंने सीट जो अब तक दी है, वहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। जहां जहां जिन जिन से गठबंधन सपा ने किया है, वहां जो गठबंधन साथी जहां खड़े होंगे, वहां पे सबसे बड़ा खतरा है अखिलेश यादव के यादव वोट बैंक। मुस्लिम वोट तो चला ही जाएगा एक मुश्त, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका जो खुद का जो पुश्तैनी वोट बैंक है, वोटर है, जिसको अपने जात बिरादरी से जेएनयू मिलाते हैं, वहां पे बहुत तगड़ा ब्रीच इनको देखने को मिलेगा। और फिर बाद में जो है मतगणना के बाद सब लोग यही ब्लेम करेंगे कि हमारा वोटर तो आपको चला गया, लेकिन सपा का वोटर जो है हमारे पास नहीं आया। ये फिर सुनना पड़ेगा, जिस तरह पिछली बार मायावती जी ने कहा था कि हमारा वोटर तो जो है वोट किया सपा को, लेकिन सपा का वोटर जो है हमको वोट नहीं, जबकि उसके बाद भी ज्यादा सीट पाई थी मायावती जी अखिलेश जी से। तो इसलिए मुझे तो पश्चिमांचल का मुझे इतना नहीं ज्ञान है, लेकिन पूर्वांचल में तो ब्रिज है साफ। सर मैं आपको एक बात बताऊं, आज की तारीख में अगर आप मुस्लिम लीडरशिप से बात करें तो उनको जो सबसे बड़ी शिकायत है ना, उनका ये कहना था कि मुस्लिम बहुल सीटों पर भी हमको टिकट नहीं दिया सपा ने। मुस्लिम बहुल सीटों में मतलब मुजफ्फरनगर जैसी सीट पर भी किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। हाँ, ये आज की तारीख में और
मुसलमान की सबसे बड़ी शिकायत है कि उसको राजनीतिक परिदृश्य पे हाशिए पर जब जानबूझकर ढकेला जा रहा है, और उसमें सिर्फ बीजेपी नहीं, उसमें सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी पार्टियां भी शामिल हैं। और सर, उत्तर प्रदेश सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है मुस्लिम निश्चित वोट रूप से। मुस्लिम वोट हाँ, बैंक के लिए। तो सर, इनकी इनकी शिकायत तब दूर होती है जब सभी मुस्लिम सीटों पर कम से कम एक मुस्लिम कैंडिडेट जरूर हो। वो चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी का भी हो। और ये तीनों पार्टियां आज की तारीख में ये नहीं करने जा रही हैं। तो जब, एक मिनट, मुजफ्फरनगर पे कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है मान लीजिए, तो मुजफ्फरनगर का मुसलमान क्यों वोट डालने निकलेगा? सर, आपको याद होगा जब 2019 में हम आप घूम रहे थे, हाँ, और जब हम ये रोज चर्चा करते थे कि भैया सातवें चरण का चुनाव था, आजमगढ़ सातवें चरण का था, गाजीपुर और बनारस 8वें चरण में था। तो 7वें चरण तक मैं और आप और संदीप और अवनीश भाई और रंजय भाई बैठ के हम यही चर्चा करते थे कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट फेज, जो कि गाजियाबाद में जो चुनाव हुआ था, वहां से लेकर आज तक हर सीट पर हमने जब फीडबैक लिया तो सबने यही कहा कि मुसलमान वोट डालने नहीं निकल रहा, नहीं मुसलमान वोट निकला। नहीं निकल रहा। ये 2000, जबकि यूपी में तो देयर वाज अ गोल्डन चांस फॉर देम कि निश्चित रूप। सपा बसपा का इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन था। और आपको याद हो लखनऊ वाली वो मीटिंग, हाँ, जिसमें जिसमें बड़े फंक्शनरीज का ये मानना था कि हम, उनके पास ये खबर है कि 45 सीट से ज्यादा नहीं आएगी यूपी में। वो तो हम लोग थे जो कहते थे हाँ, 65 आ रही है। क्यों? क्योंकि कागज पे सपा बसपा का गठबंधन 2019 में बड़ा फॉर्मिडेबल गठबंधन समझ में आता था। पर सर, जब एक्चुअल वोट पड़ने लग गए, और आपको याद होगा सर, जब वो मीटिंग हुई थी ना लखनऊ वाली, तो हाँ, 3 या 4 चरण का चुनाव हो चुका, तीन हो चरण का चुका हो था, चुका, हो चुका तीन था, चरण हो 4 हो चुके चुके थे। थे। हुँ, चौथे चरण की से पहले तो मैंने उसमें एक तर्क रखा था। मैंने कहा सर, पहले 3 चरण की रिपोर्ट ये है कि, अच्छा, चूंकि उत्तर प्रदेश पहले 3 चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश निपट जाता है, हाँ, वो निपट गया था। तो मैंने कहा सर, पहले 3 चरण की रिपोर्ट तो यह है कि मुसलमान वोट डालने नहीं निकला है। ये किसी ने स्वीकारा नहीं था, जब हम लोगों ने हाँ, कहा था। हाँ। तो सर, मुसलमान वोट डालने क्यों नहीं निकला? सर, उसका जवाब फिर मुझे पुष्पेंद्र राणा ने दिया कि जब टिकट ही नहीं दोगे तो वो क्यों निकलेगा। और ही डज नॉट, आज के यूपी के मुसलमान के पास, दे डोंट हैव अ रीजन टू वोट अगेंस्ट मोदी। सर, आप चाहे कुछ कहते रहे, क्लर्की इनकी चाहे कुछ करती रहे, पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ कहते रहे, ओवैसी चाहे जो बोलता रहे, मुसलमान कहता है कि मोदी ठीक है, पेट भर खाने को मिल रहा है, दंगा फसाद नहीं है, शांति से जी रहे हैं, उत्पात हमको करने नहीं है, तो हम क्यों मोदी को हटाएं, और अखिलेश जी हमको क्या दे देंगे, और मुस्लिम कैंडिडेट है या नहीं है, तो हम क्यों वोट देने निकले? आप ये ये बिल्कुल बताइए, सही। आप ये बताइए, आजमगढ़ जैसी सीट हाँ, जहां तो 2.5 लाख मुसलमान है, एक तरफ निरहुआ, एक तरफ अखिलेश भैया, मुसलमान क्यों निकलेगा? आप बताइए। है? नहीं निकला। सर, सेम थिंग इज, अगर इन्होंने मुसलमानों को अच्छी संख्या में, कम, दोनों तीनों पार्टीज का मिला के कम हाँ, से कम, सपा, कांग्रेस और बसपा तीनों मिला के कम से कम यदि 30 से 35 टिकट नहीं देंगी, तो मुसलमान फिर वोट डालने नहीं निकलेगा। तो मुसलमान को हरिंदर मलिक से क्या मतलब है मुजफ्फरनगर में? सपा कहती है हम हरिंदर मलिक को लड़ाएंगे, बीजेपी कहती है हम संजीव बालियान को लड़ाएंगे, मुसलमान कहता है हम तो भैया दाल भात खा के सोएंगे। क्यों?
तो सर ये इस गठबंधन में कोई दम नहीं है। सर इस बार आप मुझसे लिखवा लीजिए, ये गठबंधन हो जाएगा तब भी सपा, बसपा, ओवैसी और कांग्रेस मिलाकर भी भाजपा 55 से 60% वोट लेने जा रही है यूपी में। मेरी इस बात को आज आप एक अवनीश भाई से बोलिएगा, 1 मिनट का शॉर्ट बना के अलग से चिपका लेंगे। बिल्कुल भाजपा यूपी में 55% से ऊपर, और ऊपर कितना, इट कैन बी 56, 57, 58, एनीथिंग, इतना वोट लेने जा रही है। यदि सपा बसपा मिलके लड़े तो भी क्योंकि इसका काउंटर इफेक्ट भी तो होता है। यदि ये सब लोग एक साथ गठबंधन करते हैं और यहाँ पर जो है यदि 30 से लेकर 35 सीटें भी मुसलमानों को देती है, मजबूरी है जो हो जाएगी, तो ऐसे में भी काउंटर पोलराइजेशन भी तो होता है। मैं तो देखा है बड़े। तब हिंदू भाजपा के सर दोनों हाथ में लड्डू है। आप 35 मुसलमानों को दे दीजिए, 35 टिकट मुसलमानों को दीजिए, इन्हीं पार्टियों का हिंदू वोट बीजेपी में आ जाएगा। ये बात है, ये तो देखा हुआ है, जमीन से समझा हुआ है, अपनी आंखों से देखा हुआ है ये सब चीजें। अच्छा सर, ये पार्टियां बेवकूफ नहीं है सर, इस बात को ये भी समझती हैं, ये पार्टियां इस बात को समझती हैं कि अगर हम इन मुस्लिम बहुल सीटों पर भी अगर मुसलमान को टिकट दे देंगे तो हिंदू वोट नहीं मिलना है। ये समझती हैं कि चलो यार मुसलमान आखिर जाएगा कहां, भाग के तो हमारे पास, अंत में तो हमारे पास ही आना है। तो मुसलमान ने उसका भी तोड़ निकाल लिया कि बेटा अब तुम इतना बेवकूफ मत समझो, हम निकलबे नहीं करेंगे, हम सोएंगे, 24% वोट पड़ेगा हमारा। चलिए इसी बात पे, इसी नोट पे बात को खत्म करते हैं कि जिस तरीके से आपने इतना बढ़िया तरीके से जो है मीमांसा की है तथाकथित बेरोजगार पत्रकारों के ब्लॉगिंग की और उनकी बनाई हुई हेडलाइंस की, कि यदि वो जो है जो सुंदर सपना वो देख रहे हैं वो यदि खुदा ना खास्ता यदि हकीकत में कन्वर्ट भी हो जाता है तो उसके बाद भी मैं सोचता हूँ नुकसान कहीं पे जो होना है, जिनका नुकसान होना उन्हीं को नुकसान होना है। तो नए तरीके के समीकरण वोट शेयरिंग में या सीटों में उसे होते हुआ धरातल पे नहीं दिखता है, ये तो स्पष्ट है। ये सिर्फ जो है अपनी बेरोजगारी को छुपाने के लिए, दबाने के लिए और जो है कुछ कहना है, ये बताने के लिए कि टाइगर अभी जिंदा है, इसलिए जो है इस तरह की जो है अफलातून जो है और खाली पुलाव आते रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। थैंक यू। और जो है आपसे ज्ञानवर्धन हुआ। दर्शकों, इसी के साथ जो है आज की वार्ता का क्रम जो है बंद करते हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल की बात समझ में आती है, पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आप सभी को राम राम। राम राम बाबा। राम राम जी। राम।